रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाज़रीन, मैं इकबाल शाह एडवोकेट निज़ामपुर लीगल क्लिनिक में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। क्लास नंबर 192 यानी 192 में 101 नए टॉपिक के साथ। और आज का जो टॉपिक है वो द सिंध रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस 1979 का सेक्शन 21 है। और सेक्शन 21 जो है वो अपील से ताल्लुक रखता है। और साथ साथ हम सेक्शन 21A भी पढ़ेंगे जब 2001 में इसमें अमेंडमेंट आई, क्योंकि इससे पहले सीनियर सिविल जज या रेंट कंट्रोलर जो ऑर्डर या जजमेंट देते थे फाइनल, तो वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में अपील होती थी। लेकिन 2001 में जो सेक्शन 21A में जब अमेंडमेंट की गई, सेक्शन 21A लाया गया, तो उसमें तमाम केसेस जो हाई कोर्ट में पेंडिंग थे वो डिस्ट्रिक्ट जज को के पास लाए गए, क्योंकि फिर उसमें 2001 में जो रेंटेड प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस 1979 में 2001 में जो अमेंडमेंट आई, तो उस सूरत में डिस्ट्रिक्ट जज को जो है वो अपील सुनने के अख्तियार दिए गए। तो हम सेक्शन 21 और सेक्शन 21A दोनों पढ़ेंगे। तो चलते हैं सेक्शन 21 अपील की जाने। एनी पार्टी एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर नॉट बीइंग एन इंटरिम ऑर्डर, कोई भी पार्टी अगर किसी ऑर्डर से एग्रीव्ड हो लेकिन वो इंटरिम ऑर्डर ना हो, बीच में कोई छोटे मोटे मसाइल पे कोई ऑर्डर ना हुआ हो, made by the controller may within 30 days of such order prefer an appeal to the district judge having jurisdiction in the area where the premises in relation to which the order is passed। तो डिस्ट्रिक्ट जज को जो है अपील दाखिल किया जाएगा जो उसी जुरिस्डिक्शन में हो। यानी अगर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के रेंट कंट्रोलर ने फाइनल ऑर्डर दिया है, तो वो अपील जो है डिस्ट्रिक्ट जज सेंट्रल में होगा, वो डिस्ट्रिक्ट जज ईस्ट में नहीं होगा। अगर ईस्ट वाले रेंट कंट्रोलर ने फाइनल ऑर्डर दिया है, जजमेंट दिया है और फाइनल ऑर्डर दिया है, वो इंटरिम ऑर्डर ना हो, तो आप ईस्ट में करेंगे। इसी तरीके से जुरिस्डिक्शन का मतलब ये है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मतलब नहीं कि एनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, नहीं, जिस जुरिस्डिक्शन में वो आता है उसी डिस्ट्रिक्ट जज में वो अपील करेंगे। और इसका दूसरा 1A है, ऑन सच अपील बीइंग प्रेफर्ड द डिस्ट्रिक्ट जज में हेयर इट हिमसेल्फ और रेफर टू इट फॉर डिस्पोजल टू एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। या तो वो फिर डिस्ट्रिक्ट जज खुद सुनेगा, या फिर लाजमी बात है हर डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर में एडीजेस होते हैं, एडिशनल सेशन जजेस होते हैं, तो उनको भी प्रेफर कर सकते हैं। The district judge may recall an appeal referred to an additional district judge and either heard it himself to refer it for disposal of another additional district judge। और अगर किसी को भेजा हो तो उसको जो है वो रेफर कर सकता है, an appeal refer to an additional district judge, और फिर उससे लेके दोबारा भी वो सुन सकते हैं, किसी और एडिशनल जज को भी भेज सकते हैं। 1C The appellate authority may at any stage of appeal attempt to effect a compromise between the parties। और जो appellate authority होगी वो दोनों पार्टी अगर कोई compromise करते हैं तो उसको भी वो effect कर सकते हैं, attempt कर सकते हैं, करते हैं तो उसको भी वो compromise भी जो है वो accept कर सकते हैं। 1D The appellate authority may where it deems fit before passing a final order allow the tenant to continue as a tenancy subject to payment of enhanced रेंट फिक्स बाय द अथॉरिटी। और इसमें जो है अगर द अपीलेट अथॉरिटी वेयर इट डीम्स फिट बिफोर, किसी भी ऑर्डर के पास होने से पहले वो टेनेंट को अलाउ करता है कि वो टेनेंसी को कंटिन्यू करे सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ एनहांस्ड, कि वो पेमेंट एनहांस किया जाए रेंट जो ऑलरेडी उसको फिक्स होगा जब तक कि वो ऑर्डर हुआ नहीं है। 1E ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ पार्टी एंड आफ्टर नोटिस टू द अदर पार्टी, अपील का जब दूसरे पार्टी को नोटिस होता है एंड आफ्टर हियरिंग सच ऑफ देम, फिर दोनों को सुनने के बाद एज डिजायर टू बी हर्ड और ऑन इट्स ओन मोशन विदाउट सच नोटिस, द अपीलेट अथॉरिटी में एट एनी स्टेज विथड्रॉ एन एप्लीकेशन पेंडिंग विद द कंट्रोलर। तो अपीलेट अथॉरिटी जो है वो
पेंडिंग अगर होगा कंट्रोलर में कोई भी एप्लीकेशन तो उसको विड्रॉ कर सकती है एंड ट्रांसफर द सेम फॉर डिस्पोजल टू एनी अदर, और वो किसी दूसरे कंट्रोलर के पास भी वो एप्लीकेशन भेज सकती है। अब बी, द हाई कोर्ट में एट एनी स्टेज, हाई कोर्ट की बात करते हैं, विड्रॉ एनी अपील पेंडिंग विद एन एपेलेट अथॉरिटी, और ये एपेलेट अथॉरिटी के पास कोई एप्लीकेशन पेंडिंग हो वो उसको भी ट्रांसफर करते हैं, डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। एंड एनी अदर एपेलेट अथॉरिटी कंपिटेंट टू डिस्पोज ऑफ द सेम, उसी को जो दूसरा उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। ये बी और सी में फर्क सिर्फ ये है कि वहां पर जो है कंट्रोलर है, यहाँ पर हाई कोर्ट की बात हो रही है। अब सेक्शन 2 है वो 1 के ए बी सी डी हम पढ़े ई तक। अब सेक्शन 2 है, द एपेलेट अथॉरिटी में पेंडिंग द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द अपील ग्रांट इंजंक्शन स्टेइंग फर्दर प्रोसीडिंग और एक्शन ऑन द ऑर्डर ऑफ द कंट्रोलर। कंट्रोलर जो ऑर्डर दिया हुआ है तो एपेलेट अथॉरिटी जो है वो उस पर स्टे भी कर सकती है। ये ज़हन में रखें कि अगर आपसे कोई ये सवाल करे कि क्या रेंट अपील में स्टे भी हो सकती है, तो आप बिल्कुल बोलेंगे कि सेक्शन 21 सब सेक्शन 2 में जो है वो स्टे कर सकती हैं, वो एपेलेट अथॉरिटी जो उसको स्टे किया जा सकता है प्रोवाइडेड दैट। लेकिन इसमें दुश्वारी क्या है, क्या प्रोवाइडेड बशर्ते है कि नो इंजंक्शन शैल बी ग्रांटेड, किसी को इंजंक्शन ग्रांट नहीं होगी इफ द एपेलेट अपील हैज बीन प्रेफर्ड फ्रॉम द ऑर्डर अंडर सेक्शन 14। अगर सेक्शन 14 की है, पर्सनल यूज की है, तो उसमें जो है किसी भी किस्म की जो है वो इंजंक्शन ग्रांट नहीं होगी। सेक्शन 14 में कोई इंजंक्शन ग्रांट नहीं होगी। इसी तरह प्रोसीडिंग जो 19 में दिया गया है उसका फिर 14 में जो है उसका अपना प्रोसीजर है। इस हवाले से इसमें इंजंक्शन भी ग्रांट नहीं हो सकती। जिस तरह सेक्शन 19 में 14 को एग्जाम किया गया, इसी तरह सेक्शन 2 के प्रोविजन में इंजंक्शन में भी सेक्शन 14 में जो है वो उसमें नहीं हो सकती। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या सेक्शन 14 में जो है उस ऑर्डर के खिलाफ स्टे हो सकती है, इंजंक्शन हो सकता है, आप बोलेंगे नहीं। The appellate authority shall, after pursuing the record of the case and giving the parties an opportunity or being heard, and if necessary after making such further inquiry either by himself or by the controller, make an appropriate order which shall be final। और ये जो एपेलेट अथॉरिटी है वो जो भी ऑर्डर आखिर में करती है अपने तमाम उसके बाद इंक्वायरीज और सब चीजों के बावजूद, तो उसका ऑर्डर जो होगा वो फाइनल ऑर्डर कहलाएगा। ये जो है सेक्शन 21 का सब सेक्शन 1 ए बी सी डी ई, और फिर सेक्शन 2 और साथ में 2 का जो है प्रोविजो, और फिर सेक्शन 3, ये जो है ये पढ़ने चाहिए। और साथ साथ जो है सेक्शन 21A हम पढ़ते हैं, और सेक्शन 21A ऑल अपील फाइल्ड अंडर दिस ऑर्डिनेंस, यानी सेक्शन 21 में जो भी अपीलें फाइल हुई थी या हुई है एंड पेंडिंग इन द हाई कोर्ट इमीडिएटली, और जो हाई कोर्ट में पेंडिंग है, क्योंकि पहले रेंट कंट्रोलर के तमाम अपील हाई कोर्ट में डायरेक्ट जो है फाइल होती थी। बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द सिंध रेंटेड प्रेमिसेस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2001 शैल स्टैंड ट्रांसफर टू द डिस्ट्रिक्ट जज, तो फिर डिस्ट्रिक्ट जज के पास जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे। शैल स्टैंड ट्रांसफर टू द डिस्ट्रिक्ट जज having jurisdiction as provided in subsection 1 of section 21 of disposal। यानी 21 से पहले फर्स्ट अपील हुआ करती थी, रेंट फर्स्ट अपील, और फिर जाके हाई कोर्ट में अपील हुआ करती। तो अब जाके डायरेक्ट जो है आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में नहीं जाते हैं, आप पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, फिर उसके बाद आप हाई कोर्ट में जाते हैं। तो ये जो था हमने सेक्शन 21 सेक्शन 21A आप ज़हन में रखें कि सेक्शन 21 का 21A जो है 2001 में अमेंडमेंट आया। पहले अपील जो थी वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में हुआ करती थी, अब सेशन कोर्ट में है। और दूसरी बात यह है कि 21 का सब सेक्शन 2 का जो प्रोविजो है वो इंजंक्शन तो हो सकती है अपील में किसी भी रेंट में, लेकिन अगर वो सेक्शन 14 में है वो ऑर्डर है तो उसमें कोई इंजंक्शन नहीं होगा। ये ज़हन में रख लेना, इसमें खास बात यही दोनों थी। तो आज के लिए इतना ही। जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं
तो आप ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी आप प्रेस किया करें ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो आप तक मिलते रहें। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।